हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डेवलपमेंट बायोलॉजी परिवर्धन जैविकी। नई नई बुक है, नया नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम। एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हम इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है। जीवों के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसकी सिंपल से डेफिनेशन मैं बता दूं आपको, तो अगर ये जीवों के परिवर्धन का अध्ययन अगर याद नहीं रहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है, यानी भ्रूण का अध्ययन किया जाता है, भ्रूण के परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसकी ये हुई इसकी फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन इसमें दे रखी है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें युग्मनों का निर्माण, उनका संयोजन व उनमें युग्मनज का परिवर्धन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भ्रूणिकी कहते हैं, यानी एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसमें आता है युग्मनों का निर्माण, यानी ओवम व स्पर्म का फॉर्मेशन, उनका संयोजन व जायगोट में परिवर्तन, यानी जायगोट के डेवलपमेंट का अध्ययन करते हैं। अब इसमें दे रखा है कि डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट की डेफिनेशन दे रखी है, जीवों में अनिषेचित अंड या निषेचित अंड जटिल बहुकोशीय जीवों में परिवर्तित होता है। इस क्रिया को परिवर्धन यानी डेवलपमेंट कहा जाता है। परिवर्धन में युग्मनज विदलन यानी क्लीवेज में जाता है व विदलन द्वारा बनी कोशिकाएं उत्तक में विभेदित होती हैं व अंत में अंगों का निर्माण करती है। यानी डेवलपमेंट में क्या होता है? डेवलपमेंट में सबसे पहले तो क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। युग्मनज में क्लीवेज होगा। क्लीवेज से क्या होगा कि जो कोशिकाएं होगी, जो सेल्स होगी, उनमें डिवीज़न होगा। डिवीज़न से बहुत सारी सेल्स बनेगी, सेल्स से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से अंग बनेंगे, अंग से अंग तंत्र बनेंगे, फिर उसके बाद क्या बन जाता है? प्राणी बन जाता है, उसका जीव बन जाता है। इसमें ये दे रखा है कि अंत में अंगों का निर्माण होता है, लेकिन पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया। इन सभी क्रमबद्ध प्रक्रियाओं के अध्ययन को हम भ्रूणिकी बोलते हैं या परिवर्धन जैविकी, जो कि बुक का नाम है, यानी डेवलपमेंट बायोलॉजी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में व्यक्तिवृत्तीय परिवर्तन यानी ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के अध्ययन को भी हम भ्रूणिकी कहते हैं। ये फर्स्ट डेफिनेशन थी, यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन है और ये तीसरी डेफिनेशन आ जाती है। तो इसमें आता है परिवर्धन जैविकी यानी ऑन्टोजेनेटिक डेवलपमेंट के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार बताए गए हैं बुक में। तो एम्ब्रियोजेनेसिस, दूसरा आता है ब्लास्टोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? जो युग्मनज होता है, जो जायगोट होता है, जायगोट से नए जीव का परिवर्धन होता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। ब्लास्टोजेनेसिस क्या होता है? जो अलैंगिक जनन संरचना, अलैंगिक जनन संरचना की अगर हम बात करें तो इसमें बता रखा है मुकुल यानी बल्ब, कायिक खंड यानी फ्रेगमेंट, जेम्यूल यानी जेम्यूल ही बोलते हैं जेम्यूल को, आदि से नए जीवों का परिवर्तन यानी जो नए जीव का बनता है, नए जीव का डेवलपमेंट होता है, उसको क्या बोला जाता है? ब्लास्टोजेनेसिस बोला जाता है। इन दोनों में हम अंतर देखें, इन दोनों में तो इसमें तो बता रखा है युग्मनज से नए जीव का निर्माण, और इसमें युग्मनज का मतलब होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब जो ये जीव है इसमें लेकिन प्लेन एरिया वगैरह ये देखा होगा तो उनसे नए जीव का मतलब ये मान लो इसको यहाँ से कट कर देते तो इससे अलग जीव बन जाएगा और इससे भी अलग जीव बन जाएगा। तो इन सब से मतलब कुल मिला के हमें परिवर्धन का अध्ययन करना है। अब इसमें दे रखा है थोड़ा सा और, भ्रूणिकी में अंड के जीव के परिवर्धन के साथ साथ अलैंगिक जनन द्वारा जीव में परिवर्धन का भी अध्ययन किया जाता है। भ्रूणिकी का शाब्दिक अर्थ भ्रूणों का अध्ययन होता है। ये डेफिनेशन मैंने आपको फर्स्ट में बताई है। यही कारण है कि आजकल भ्रूणिकी के स्थान पर डेवलपमेंट बायोलॉजी शब्द काम में लिया जा रहा है। पूरा हमने कारण देखा है इसी कारण की वजह से। किस कारण की वजह से? कि हम भ्रूणों के आगे पीछे का भ्रूण, सब तरह के भ्रूणों का हम स्टडी करते हैं, सब तरह के भ्रूणों को हम पढ़ते हैं। तो हम इसको सिर्फ एम्ब्रियोलॉजी नहीं बोल सकते, इसको हम डेवलपमेंट बायोलॉजी बोलेंगे।
भ्रूणिकी यानी एम्ब्रियोलॉजी में केवल पूर्व काल में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट बायोलॉजी होती है इसमें क्या होता है, प्रसव से पहले और प्रसव के बाद दोनों कालों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब आता है हिस्ट्री ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ से हिस्ट्री में क्या क्या इम्पोर्टेंट आता है। एक तो एपिडोकल्स और हिप्पोक्रेटिस, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, ये इनको हम पढ़ने वाले हैं। पढ़ देती हूँ। जनन व परिवर्धन की घटनाओं में मानव की दिलचस्पी प्राचीन काल से ही रही है। अन्य विज्ञान की शाखाओं में समान भ्रूणिकी का भी अपना एक इतिहास है। भ्रूणिकी के बारे में प्रारंभिक विचार अनुमान के आधार पर थे, जबकि भ्रूणिकी के बारे में वास्तविक ज्ञान 19वीं शताब्दी में कोशिका सिद्धांत के आविष्कार के बाद संभव हुआ है। मतलब इसके पहले तो सब काल्पनिक चल रहा था, कुछ भी बताए जा रहे थे, कुछ भी बताए जा रहे थे, समझाए जा रहे थे। प्राचीन अभिलेखों में भ्रूणिकी के ज्ञान के बारे में उल्लेख मिलता है। ईसा से 3000 से 1500 वर्ष पूर्व मिस्र के लोगों ने भ्रूण के निर्माण एवं वृद्धि के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। ईसा से 600 वर्ष पूर्व लिखे गए कुछ भारतीय धर्म ग्रंथों में भी नए जीवों की उत्पत्ति के बारे में उल्लेख मिला। ईसा के पश्चात द्वितीय व तृतीय शताब्दी की भारतीय पुस्तक सुश्रुत संहिता में माता के गर्भ में शिशु के परिवर्धन का वर्णन मिला। विभिन्न यूनानी दार्शनिकों ने लेखों से भी परिवर्धन से संबंध में विचार पढ़ने को मिलते हैं। इसमें प्रमुख है एपिडोकल्स, हिप्पोक्रेटिस, अरस्तु के बारे में आगे बताऊंगी, हीरोफाइकल्स, गेलन आदि प्रमुख है। एपिडोकल्स के अनुसार, अब एपिडोकल्स से बता रहे हैं कि पूरे साइंटिस्टों ने क्या बोला। एपिडोकल्स के अनुसार शिशु का निर्माण आंशिक रूप से नर जनक द्वारा और आंशिक रूप से मादा जनक द्वारा होता है। दूसरे साइंटिस्ट आए हिप्पोक्रेटिस, इन्होंने बताया कि मुर्गी के अंडों के परिवर्तन को बताया, इन्होंने उसका अध्ययन किया। अरस्तु आते हैं। सबसे पहले अरस्तु को यहाँ से बताती हूँ। तो अरस्तु को भ्रूणिकी के पिता यानी फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। इनको बायोलॉजी के भी पिता बोले जाते हैं। अरस्तु ने क्या किया, मुर्गी व अन्य प्राणियों के परिवर्धन का अध्ययन किया। इन्होंने एक बुक लिखी, बुक है द ट्रीटिस ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। अरस्तु ने बताया कि मनुष्य के भ्रूण का परिवर्तन माता के रक्त से होता है। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ कि इसके साथ ही शुक्राणु व अंडाणु के बारे में भी ज्ञान प्राप्त हो गया। अब आए हार्वे व मेलपिगी। हार्वे व मेलपिगी ने क्या बताया, इन्होंने सरल लेंस की सहायता से चूजे के परिवर्धन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया। फिर आए ग्राफ ने अंडाशय पुटिकाओं के बारे में बताया। फिर आए हेमा व ल्यूवेनहॉक ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छा बताया। इन्होंने क्या बताया ने सर्वप्रथम मानव व अन्य के शुक्राणुओं को देखा। बोनेट ने कुछ कीटों के अंडों का अध्ययन किया व उन्हें अनिषेक जनक द्वारा परिवर्धित किया। पेंडलर ने 3 जनन स्तरों के बारे में बताया और बेयर ने, लास्ट साइंटिस्ट है बेयर ने स्तनधारियों के अंडे का अध्ययन किया। तो ये मैंने आपको पूरा बताया, इंट्रोडक्शन बताया, हिस्ट्री बताई एम्ब्रियोलॉजी की। हिस्ट्री में ये इस पेज में इतना नहीं है जितना इधर बताया गया है, पूरा एक साइंटिस्ट। इसमें सबसे मेन आता है ये अरस्तु, सब जगह पे बताया जाता है, ल्यूवेनहॉक, और थोड़ा ग्राफ का भी पूछ लिया जाता है, हार्वे मेलपिगी भी पूछ लिया जाता है, और बेयर का आगे रूल भी है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। अभी तो हमने एम्ब्रियोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी है, उसके थोड़ा सा जो बुक में दे रखा था वो इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है एम्ब्रियोलॉजी की, लेकिन आगे हम उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, उसके लॉ पढ़ेंगे, उसके ब्रांचेस पढ़ेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है आगे। ये थोड़ा सा बोरिंग सा होता है स्टार्टिंग, लेकिन आगे जो वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वीडियो में वो बहुत
अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसलिए मैं बता रही हूँ आपको। एम्ब्रियोलॉजी के बाद हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारा ये टॉपिक है। इन सबको मैं क्लियर करने वाली हूँ आपसे, और मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ इस बुक को। और प्लीज मेरी वीडियो जरूर जरूर देखें और लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।